नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी जाती है श्रावकाचार, राउरवेल, संदेश राशक, दोहा कोश। तो ये मानी जाती है श्रावकाचार। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। श्रावकाचार देवसेन की रचना है और इसमें श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। राउरवेल रोड कवि की रचना है, रोडा कवि की। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। दोहा कोश सरापा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिणी ब्रज कहा जाता है। इसमें कूट दिया गया है, एक और दो कूट दिया गया है और इन कूटों में से हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहला कूट देखते हैं, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर तथा पश्चिमी ग्वालियर की ब्रज को, नैनीताल की तराई, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, एटा और मैनपुरी की ब्रज को। जिसमें हम सही कूट का चयन करें थे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें हमारा केवल एक, ए ऑप्शन हमारा सही है। धौलपुर, भरतपुर, जयपुर तथा पश्चिमी ग्वालियर की ब्रज को दक्षिणी ब्रज कहा जाता है। केवल एक, पहला कूट हमारा सही है। दूसरा, नैनीताल की तराई, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, एटा और मैनपुरी की ब्रज को पूर्वी ब्रज कहा जाता है। पूर्वी ब्रज कहा जाता है। दक्षिणी ब्रज धौलपुर, भरतपुर तथा जयपुर तथा पश्चिमी ग्वालियर की ब्रज। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, नंददास। तो ये है तुलसीदास। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सूरदास और नंददास ने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप देने में सर्वाधिक योगदान किया। सुप्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के पदों में ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग मिलता है, जबकि इनकी मातृभाषा राजस्थानी थी। मीराबाई की मातृभाषा आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, मीराबाई की मातृभाषा क्या थी? तो वो राजस्थानी थी। इनकी मातृभाषा तो हिंदी थी, लेकिन इन्होंने रचनाएं ब्रज भाषा में की है। इनको ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग मिलता है इनकी रचनाओं में। अगला प्रश्न है, सनत कुमार चरयू की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है। डॉक्टर तगारे, डॉक्टर नामवर सिंह, मार्कंडे, डॉक्टर याकोबी। तो ये किया है डॉक्टर याकोबी ने। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। डॉक्टर याकोबी ने अपभ्रंश के 4 भेदों का उल्लेख किया है। अपभ्रंश के 4 भेदों का उल्लेख किया है। पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा उत्तरी और चौथा है दक्षिणी। यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर याकोबी ने अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो 4 भेदों का नाम भी पूछ लिया जाएगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। डॉक्टर तगारे ने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में अपभ्रंश का उल्लेख किया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग में अपभ्रंश का योग में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है। डॉक्टर मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936, 1938, 1935 ईस्वी, 1929 ईस्वी। ये हुई थी 1936 ईस्वी में। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 1938 में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी। 1938 में ही मुंबई हिंदी विद्यापीठ, मुंबई, इन 2 समितियों की स्थापना हुई है 1938 में। 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति,
1935 में नागरी लिपि सुधार समिति, नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ये जो है गांधी जी की अध्यक्षता में हुई है, गांधी जी की अध्यक्षता में, गांधी जी की अध्यक्षता में हुई है। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो गांधी जी की अध्यक्षता में हुई है। 1929 में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हुई है, हिंदी विद्यापीठ, और ये देवघर झारखंड में है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? रामानुज, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य। तो ये किया है वल्लभाचार्य जी ने। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की है, विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने वैष्णव भक्ति को ईसाईयत की देन नहीं कहा है? वेबर एवं वर्नले, ग्रियर्सन, भंडारकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। इन्होंने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। और वेबर, वर्नले, ग्रियर्सन, भंडारकर, इन चारों लोगों ने वैष्णव भक्ति को ईसाईयत की देन कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, क्योंकि इनकी भाषाओं में खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है, इसलिए इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा है, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। और ये सारे प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए, ओ, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ, औ, आए, आओ हो जाता है तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ये कहलाती है अयादि स्वर संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो ऐ वाय आवह, और इसका उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण पावकः, इसका संधि विच्छेद होगा पौधन अकः, नायकः, इसका संधि विच्छेद होगा नय धन अकः, विष्णवे, इसका संधि विच्छेद होगा विष्णोधन ए, इसका संधि विच्छेद होगा, विष्णवे का संधि विच्छेद होगा विष्णोधन ए। अगला प्रश्न है, उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। तो ये है संदेहवाचक, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। वाक्य में संदेह होने की बात प्रकट हो रही है, इस वाक्य में संदेह होने की बात प्रकट की जा रही है, क्योंकि उसने खा लिया होगा या नहीं खाया होगा, तो यहाँ पर संदेह प्रकट किया जा रहा है। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा। तो इस वाक्य में हमको अशुद्ध वाक्य पहचानना है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। राम ने एक किताब खरीदे नहीं, राम ने, इसका ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा राम ने एक किताब खरीदी, राम ने एक किताब खरीदी, ये इसका शुद्ध रूप है। शेष तीनों पहले से ही शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो इसमें हमको तद्भव शब्द बताना है, तो मुंह हमारा तद्भव शब्द है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका तत्सम होगा, मुंह का तत्सम मुख होगा, मुख इसका तत्सम रूप है। बैंक विदेशी शब्द है, विदेशी या अंग्रेजी शब्द है। अगला प्रश्न है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें कहते हैं रूढ़ या मूल शब्द, योग रूढ़, यौगिक या प्रयुक्त। तो उसे कहते हैं जिनके सार्थक खंड न किए जा सके, उन शब्दों को रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे हाथ, कलम, राम आदि। हाथ को अगर हा और था अलग अलग कर दिया जाए, या कलम को अलग अलग कर दिया जाए, राम को अलग, तो इसका इस शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो ये होगा अप्रिय लगना। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बहुत प्रिय होना, आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना। धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल सत्य है। कथाक्रम लखनऊ, हंस नई दिल्ली, वागर्थ कोलकाता, नया ज्ञानोदय मुंबई। इसमें हमें बताना है कि पत्रिकाओं के प्रकाशन स्थल में से कौन सा कथन असत्य है। तो नया ज्ञानोदय, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नया ज्ञानोदय का प्रकाशन मुंबई से नहीं, नई दिल्ली से होता था, नई दिल्ली से। इस पत्रिका का आरंभ, नया ज्ञानोदय पत्रिका का आरंभ, नया ज्ञानोदय पत्रिका का आरंभ जनवरी 1949 से फरवरी 1970 तक ज्ञानोदय नाम से होता था, ज्ञानोदय नाम से होता था। वर्ष 2003 से वर्ष 2003 से इसका पुनः प्रकाशन नया ज्ञानोदय नाम से शुरू हुआ। शेष तीनों सही सुमेलित हैं। कथाक्रम, हंस, वागर्थ, इन पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थल सही है। आपका प्रश्न इसमें कई तरीके से बन सकता है। नया ज्ञानोदय का प्रकाशन पहले किस नाम से होता था? तो ज्ञानोदय नाम से होता था। कब से कब तक हुआ? तो 1949 से जनवरी 1949 से फरवरी 1970 तक ज्ञानोदय नाम से हुआ। और कब से जो है नया ज्ञानोदय नाम से शुरू हुआ? तो वर्ष 2003 से नया ज्ञानोदय नाम से शुरू हो गया। इसमें आपके कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम से प्रयुक्त किया है? भामा, राजशेखर, रुइयक, आनंदवर्धन। तो ये किया है रुइयक ने। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। साहित्य शब्द का प्रयोग, साहित्य शब्द का प्रयोग रुइयक ने 11वीं शताब्दी में अपने दूसरे ग्रंथ साहित्य मीमांसा में साहित्य शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया। बाद में 14वीं शताब्दी के विश्वनाथ ने प्रयोग किया। रुइयक ने 11वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ जो है दूसरे ग्रंथ साहित्य मीमांसा में साहित्य शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने इसका प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? रोचकता, उत्तेजकता, महत्वपूर्णता, सत्यता व नवीनता। ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा, सत्यता व नवीनता। समाचार का प्रमुख तत्व सत्यता व नवीनता है, जो पाठक के ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है, जो पाठक के ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है।
सहायक होता है। समाचार पत्र में सत्यता भी जरूरी है और नवीनता भी जरूरी है। अगला प्रश्न है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं? अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, दिनकर। मुक्तिबोध, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। मुक्तिबोध की रचनाएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं। क्रांतिकारी कवियों में निराला के बाद स्थान प्राप्त गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं। ये प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि थे। मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि थे, प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि थे, प्रगतिशील और प्रयोगवादी कवि थे। मुक्तिबोध की प्रथम कहानी खलील काका थी। निराला के बाद जो है क्रांतिकारी कवियों में इनका स्थान प्राप्त है और ये जो है इस्पाती दस्तावेज, इनकी कविताएं जो है स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं और मुक्तिबोध प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली, मेढक, रस्सी, घोड़ा। तो ये है रस्सी, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है श्रृंखला की कड़ियाँ लिखी है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ की रचना की है। इसमें नारी, श्रृंखला की कड़ियाँ में नारी संवेदना के बौद्धिक एवं सामाजिक पक्ष का उद्घाटन हुआ है। रूढ़िवादी समाज और पुरुष प्रधान परंपरा, रूढ़िवादी समाज और परंपरावादी दृष्टिकोण का, रूढ़िवादी समाज और पुरुष प्रधान परंपरावादी दृष्टिकोण का इन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया। दृष्टिकोण का इन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।